निराला द्वारा रचित कविता उत्साह की व्याख्या समझेंगे और इसके कठिन शब्दों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को समझने से पहले हम लेखक के विषय में समझते हैं, कवि के विषय में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था, यानी कि 1899 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कौन सा था? बंगाल का महिषादल। बंगाल में एक प्लेस है महिषादल, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बेसिकली जो इनके पेरेंट्स थे वो यूपी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ के थे वो? उत्तर प्रदेश में जिला उन्नाव और वहां पर एक जगह है गढ़ाकोला, वहां से ये बिलोंग करते थे। इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी, जो पढ़ाई थी, वो सिर्फ कक्षा 9वीं तक ही हुई थी, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब सोचिए बेटा, 9th 10th में जिस व्यक्ति को हम पढ़ रहे हैं वह उस व्यक्ति की जो शिक्षा है वो सिर्फ 9th तक है, तो किस लेवल की महानता इनकी होगी कि इन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण ना करने के बाद भी संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी इनका ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से ही अर्जित कर लिया। यानी कि खुद पढ़कर इन्होंने संस्कृत को सीखा, बांग्ला को सीखा और अंग्रेजी को भी खुद से सीख लिया। ठीक है बेटा, अभी इसके आगे देखते हैं। लेकिन इनका जो अपना जीवन था वो बहुत ज्यादा दुखों से, कष्टों से भरा हुआ था। इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा खुशनुमा नहीं थी, क्योंकि इनके परिवार के जो अपने लोग थे, इनकी बहुत जल्दी बहुत कम आयु में इन लोगों की, इनके अपनों की मृत्यु हो गई थी। तो ये काफी दुखी थे और उन दुखों ने इनको अंदर से तोड़ दिया था। तो लगातार बहुत सारी परेशानी झेलते रहे, तो काफी टूट गए थे। और सन 1961 यानी कि 1961 में इनका देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जो हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास, कहानियां, बहुत सारी चीजें, यानी कि गद्य और काव्य की सारी विधाओं में इन्होंने लगभग लेखन किया है। और इनको छायावाद के रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। मुक्तक छंद बेटा, मुक्तक छंद में मात्राओं का, यति गति का ध्यान नहीं रखना होता है। मुक्तक छंद एक फ्री छंद होता है, इसमें रचनाएं बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हो जाती हैं, भावों को स्पष्ट करना बड़ा आसान होता है। तो छायावादी कवियों में सबसे पहली बार जिसने मुक्तक छंद का प्रयोग किया वो थे हमारे निराला जी। अब हम चलते हैं अपनी कविता की ओर। अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता उत्साह। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को दो रूपों में चित्रित किया है। एक तो वह बादल के रूप में चित्रित किया है कि वह बादल जो बारिश करता है और धरती की प्यास बुझाता है, और दूसरी ओर कवि ने उसकी तुलना एक ऐसे कवि से की है जो नवजीवन रूपी रचना को और नवजीवन रूपी कविता को रचता है, यानी कि पूरी प्रकृति में एक नए जीवन का संचार करता है। उत्साह एक आह्वान गीत है, यानी कि बादलों को बुलाते हुए कवि ने ये कविता की है, और ऐसी रचनाओं को हम आह्वान गीत कहते हैं। ठीक है, कविता पढ़ते हैं। पहले हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कठिन शब्द है नहीं, तो सबसे पहले बस एक धाराधर शब्द को हम समझ लेते हैं। धाराधर का अर्थ होता है धारा को धारण करने वाला। यह एक सामासिक शब्द है, बहुब्रीहि समास है इसके अंदर, यानी कि धारा को कौन धारण करता है? ऑब्वियसली बादल। तो ये बादल का एक पर्यायवाची भी है। तो यहाँ पे आप धारा को धारण करने वाला भी लिख सकते हैं या बादल भी लिख सकते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पर जो अर्थ बताने लायक है वो है ललित। ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, काले घुंघराले, इसकी यहाँ पे कंपेयर किया गया है, आपको तुलना की गई है इसकी बालों से। बाल कल्पना, अभी कल्पना जो है ये इसका अर्थ इमेजिनेशन ही है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत छवि, बिजली जैसी चमक। और वज्र, वज्र का अर्थ होता है कठोर। एक तरीके से वज्र जो है इंद्र का हथियार भी होता है। ठीक है,
और नूतन का अर्थ होता है नवीन, नया। अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, बादल गरजो। कवि बादलों को बुलाते हुए कहते हैं कि हे बादलों, अब तुम गरजो। और कैसे गरजो? घेर घेर, यानी कि पूरे गगन को, पूरे आसमान को घेर कर, और अब तुम आ जाओ और गरजो। अब बादलों के पहले दो ये लाइनों में वो बादल को बुला रहा है और बता रहा है कि भाई कैसे आना है, सारे बादल को, पूरे गगन को घेर कर आना है। ठीक है। अगली दो लाइनों में वो बादल की प्रशंसा करता है। जब कोई मेहमान आता है तो हम भी उसकी थोड़ी तारीफ करते हैं ना, तो इस तरीके से वो प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम कैसे हो? तो वो कहता है ललित ललित काले घुंघराले। बादल कैसे हैं? ललित ललित, बहुत सुंदर है, सुंदर सुंदर, और काले घुंघराले बालों के समान है। काले घुंघराले बाल, कभी आप किसी के घुंघराले बाल देखेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल तो फैशन भी चल रहा है कि लोग जानबूझ के मशीनों से अपने बालों को घुंघराला करा लेते हैं। तो कवि कह रहा है कि भाई तुम काले घुंघराले बालों जैसे सुंदर हो। अच्छा, काले घुंघराले बालों से तुलना क्यों की गई है? इसका कारण है, जब हम आसमान में जब बादल गिर कर आते हैं ना काले, उसको कभी आप ध्यान से देखिए तो वहां पर गोल गोल जैसी छल्लेदार रचनाएं बनती हैं। उनको देखकर उसने, कवि ने, काले घुंघराले बालों से उनकी तुलना की है। इसके बाद बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना के समान हो तुम। ठीक है। अब बाल कल्पना से क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि बादलों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हर पल उसमें नई नई रचनाएं बनती हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे नए नए चित्र उसमें बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो बादलों के इसी गुण को देखते हुए कवि ने उसको कहा है कि तुम बाल कल्पनाओं के समान पल पल परिवर्तित होने वाली हो। छोटे बच्चे की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो हर मिनट कुछ ना कुछ नया सोचता है। इसी तरीके से बादल भी हर पल पे अपना रूप बदलते हैं। तो कवि ने यहाँ पर बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। बादलों की प्रशंसा करते हुए कवि आगे कहता है विद्युत छवि उर में, हे बादलों, तुम्हारे हृदय में विद्युत जैसी चमक है। यानी कि बादलों के अंदर बिजली होती है, उसी बात को बताते हुए कहता है कि तुम अपने हृदय में बिजली की चमक, यानी कि बिजली की धवलता, चमक, यानी कि शुद्धता छुपाए हुए हो। कवि नव जीवन वाले, और तुम एक ऐसे कवि हो जिसकी जो रचना है, जिसकी जो कविता है वो नव जीवन के रूप में है। यानी कि जब बादल बरसते हैं तो क्या होता है, पूरी प्रकृति में नवजीवन का संचार हो जाता है। सूखी हुई घास हरी हो जाती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, तो हर जगह ऐसे लगता है कि नवीन जीवन का संचार हो रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ पर बादलों को नवजीवन रूपी कविता की रचना करने वाला कवि कहा है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अब यहाँ पर बादल कह रहा है, कवि कह रहा है बादल से कि वज्र छिपा, अब इस बिजली को तुम छिपा लो। अब ये काफी चमक धमक हो गई, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। नूतन कविता फिर भर दो। अब ये जो तुमने नई कविता जो तुम्हारी है, कौन सी कविता है? नव जीवन का संचार करना। इस कविता को फिर से भर दो, यानी कि इस सारे संसार में नए जीवन का संचार फिर से कर दो। बादल गरजो, हे बादलों, अब तुम गरजते हुए आ जाओ। अब पढ़ते हैं इसका अगला स्टैंजा। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ से सकल जन। अब यहाँ पर बादल के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि भाई तुम आए हो, लेकिन तुम्हारे आने से पहले क्या कंडीशन थी, क्या समस्या थी, क्यों बुलाया है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, सबके जो लोग जितने भी थे उनके जो मन थे वो कैसे थे? विकल विकल। यहाँ पे विकल शब्द का अर्थ बता देते हैं। विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल। ठीक है। तो कह रहे थे विकल विकल उन्मन थे उन्मन, सभी के जो मन थे वो विकल थे, व्याकुल थे और अनमने थे। जब बहुत भयंकर गर्मी होती है तो उस समय में क्या होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता।
एक बहुत अजीब सी बेचैनी होती है। तो उस बेचैनी को बताते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे आने से पहले जब तुम नहीं आए थे तो सभी के मन बहुत व्याकुल थे और अनमने थे। अब कारण क्या था? विश्व के निदाघ से सकल जन। यहाँ निदाघ जो शब्द है, निदाघ का अर्थ होता है भीषण गर्मी, ठीक है। विश्व के निदाघ के सकल जन, सकल यानी कि सभी लोग, जो भयानक गर्मी थी उससे सभी लोग बहुत ज्यादा बेचैन थे, बहुत ज्यादा अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तब कवि कहता है कि उसी समय में तुम अनंत के घन, यानी कि यहाँ पर बादलों के आने की कोई एक दिशा ज्ञात नहीं है, बादल हर तरफ से घिर कर आ रहा है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में जब सब बेचैन थे, अनमने थे, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, भीषण गर्मी से परेशान थे, ऐसे समय में तुम अनंत के घन अज्ञात दिशा से आए हो, यानी कि हमें तुम्हारे आने की दिशा भी ज्ञात नहीं है, कहां से आए हो ये भी नहीं पता है, पर चारों ओर से घिर कर आए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और अगर अब आप आ गए हो, ठीक है, पहले तो उनकी तारीफ कर दी, अब बता दिया, अब आप आ गए हो तो आपको करना क्या है? आपको तप्त धरा, तप्त का अर्थ होता है तपी हुई, जो धरती है वो गर्मी से तप चुकी है, तो तपी हुई धरा को, धरा यानी कि पृथ्वी, तो कह रहे तपी हुई इस पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, जल बरसा कर शीतल कर दो, बादल गरजो, हे बादलों अब तुम गरजते हुए आ जाओ। अब बेटा ये तो रहा इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अगर इसका भावार्थ हम समझें तो ये जो कवि हैं निराला जी, ये सामाजिक भावनाओं के कवि कहे जाते हैं, और ये जो कविता रची गई है आजादी से पहले की कविता है। उस समय में जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस समय इस तरह की प्रेरणा की आवश्यकता थी, समाज को जगाने की आवश्यकता थी। कवि के अनुसार जब बहुत ज्यादा अत्याचार होता है तो क्रांति की आवश्यकता होती ही है। तो यहाँ बादलों को संकेत करके कवि समाज को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हे समाज के लोगों, अगर आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति पानी है तो आपको क्रांति करनी ही होगी। जिस तरीके से इस विश्व की गर्मी को हरने के लिए बादलों को गरजते हुए आना होता है, उसी तरीके से आपको भी हुंकार भरनी होगी अगर आपको अपने कष्टों से, गुलामी की जंजीरों से आजाद होना है। तो ये इसका भावनात्मक अर्थ है। आशा है आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। इसी का दूसरा पार्ट यानी कि निराला जी की दूसरी कविता अर्थ नहीं रही है के लिए हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।